कह रहा है क्वेश्चन, श्री रवि गुप्ता furnishes the following information. He built a house in 2001-2002 at the cost of rupees 2 lakh for self-residence. On 1st August 2019, he sold his house for rupees 15 lakh and purchased a new flat on 1st January 2020 for rupees 5 lakh. Stamp fee paid rupees 50,000 for registration. He paid 2% brokerage on sale and purchase of the property. Or compute capital gain if the new flat is of rupees 10 lakh. How much capital gain shall be taxable? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें सिर्फ एक दो पॉइंट ऐसा है, एक तो ब्रोकरेज दिया है और एक क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस जो भी दिया हुआ, ठीक है। तो जो ब्रोकरेज दिया हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन फीस दिया हुआ है वो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, और वही हमारे सेल कंसिडरेशन में से क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक। तो हमारा क्या निकलता है, नेट सेल कंसिडरेशन। इसके अलावा और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, ठीक। तो जल्दी से जरा मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन वो कितना दिया क्वेश्चन में। सेल कंसिडरेशन हमको दिया हुआ है कितने का बेचा है, 15 लाख, 15 लाख का बेचा है, ठीक। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। जरा बताओ एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में क्या क्या है। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में शायद दो चीज है, एक है तुम्हारा ब्रोकरेज चार्ज और एक है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चार्ज ना। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, 50,000 और 2% हमारा क्या है, ब्रोकरेज है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं ना। ऑन सेल यानी कि जितने का सेल किया होगा उसका 2% इसने क्या किया है, ब्रोकरेज पे किया है ना। चलो तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हो गया, फिर क्या कह रहा है कि 2% उसने क्या किया है, पहले तो उसने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन फीस दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, 50,000। और फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 2% दिया ना, 2% ब्रोकरेज चार्ज उसने पे किया है, किस पे, ब्रोकरेज परचेज पे और सेल पे, यही ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो सेल वाला हम निकालेंगे, बोलो सेल वाला निकालेंगे। तो जरा बताओ 2% इसका कितना आएगा, तो यहां पे हमने लिख दिया क्या, ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज किस पे निकालेंगे, 2% ऑन 15 लाख। तो 2% ऑन 15 लाख कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 30,000। अरे बोलो, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80,000। यानी कि हम 15 लाख में से कितना माइनस कर देंगे सर, 15 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे 80,000। ये आ जाएगा तुम्हारा 14,20,000। बोलो, ये आया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। अच्छा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे ICOA। तो ICOA हम लोग किसका निकालेंगे, कितने खरीदा, ये जरा दूसरा वाला जो कितने खरीदा था, 5 लाख का ना, 5 लाख का खरीदा हुआ था पहले, ठीक। तो जरा मुझे ये बताओ कि 5 लाख का खरीदा है तो उसका इंडेक्सेशन करेंगे, इंडेक्सेशन कितने का करेंगे, 289 डिवाइड बाई 100, यानी कि 289 इंटू 5 लाख, 14,45,000, 14,45,000, ठीक। ये है जी, क्या हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। 5,000 इंटू 289, 14,45,000 आ रहा है। लॉस में आ रहा है क्या, तो वही नहीं, पुराने वाले घर का बताओ। अच्छा 2 लाख का है ना, वही तो क्या, पुराना वाला घर बताओ ना, पुराना घर कितने का है, 2 लाख का, ठीक। तो 2,000 इंटू 289, 5,78,000। तो 5,78,000 हमने इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक। कितना आया सर, ये आ जाएगा आपका 14,20,000, 14,20,000 माइनस 5,78,000।
8,42,000 कितना आ गया? 8,42,000 42,000 इतना आएगा ना जी। देखो ये इसको जरा माइनस करो तो यही आएगा। ये आ जाएगा हमारा कैपिटल गेन होता। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यही नॉर्मल करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज बस ध्यान दो कि उसने बोला है कि उसने 2% ब्रोकरेज पे किया है, सेल पे भी और परचेज पे भी। नॉर्मली क्या होता है, सेल पे ही हम लोग ब्रोकरेज क्या करते हैं? पे करते हैं। अब सेल पे जरा ध्यान से समझो, पहले ब्रोकरेज क्या होता है उसका कंसेप्ट समझो। ठीक, ब्रोकरेज का पहले कंसेप्ट समझो। अगर हम मान लो कोई चीज 15 लाख की खरीदते हैं, सॉरी बेचते हैं, सेल करने गए, ठीक, तो उस पे अगर 2% कमीशन खाने वाला है, इसका मतलब कि 15 लाख का 2% कितना आ गया? 30,000। तो जरा बताओ मुझे कितना मिलेगा हाथ में? बताओ अगर हम किसी को, हमसे जमीन बिक नहीं रही है, ध्यान समझो, हमसे घर बिक नहीं रहा है, मान लेते हैं हमने एक आदमी को पकड़ा, ब्रोकर को, कि ये काम करो मेरा ये घर बिकवा दो। ठीक, वो आदमी ने मुझसे कितना कमीशन खाया और हमको कितना पैसा मिला सेल पे? 15 लाख। ठीक, उस 15 लाख में से 30,000 हम किसको दे देंगे? ब्रोकरेज को, यानी कि ब्रोकर को। यानी कि मुझे कितना मिलेगा? इतनी बात समझ में आई? इसीलिए हमने यहां पे माइनस किया था। अब उसका उल्टा समझ लो। अगर हम कहते हैं परचेज, यानी कि हम 15 लाख का परचेज कर रहे हैं और उस पे 30,000 क्या है? ब्रोकरेज है, यही ना? इसका मतलब अब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि 14 लाख तो हमने दिया प्लस 30,000 और क्या दिया? ब्रोकरेज का दिया। यानी कि मैंने कितना पे किया? 14,30,000, 15,30,000। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? पहले ब्रोकरेज का कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है, ब्रोकरेज जो होता है वो सेल में से माइनस होता है और परचेज में क्या होता है? ऐड होता है। ठीक, अब इसमें 2% वो दोनों दिया, यानी कि एक काम क्या है, क्या 5 लाख का उसने खरीदा। ठीक, तो 5 लाख पे क्या पे किया होगा? ब्रोकरेज दिया होगा कुछ ना कुछ। और 5 लाख का नहीं, कितने का खरीदा? सॉरी 5 ही लाख खरीदा ना? 15 लाख नहीं, सेकेंड बार में 5 लाख का है ना? ठीक, तो 5 लाख का 10 निकाल दोगे तुम। ठीक, 2% वो कितना आ जाएगा? 10,000। इसका मतलब कि 10,000 रुपया हमारा पास से गया भी होगा। ठीक, तो यानी कि हम जब कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे तो जो ब्रोकरेज मैंने पे किया होगा वो भी क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस कर देंगे। और ब्रोकरेज हमने कितना पे किया था कब? परचेज पे 5 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 10,000। कुछ कहानी समझ में आ रही है? बोलो। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो अब मेरा कितना आ जाएगा सर? 14,20,000 माइनस 5,78,000 माइनस 10,000, 8,32,000। ये 8,32,000 का क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। इतनी बात समझ में आई? बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें एक बात ये बताओ, क्या तुम्हारा आंसर होगा? अच्छा, अभी यहां तक पहले समझो ब्रोकरेज की कहानी। इतनी बात हुई। अब ये बताओ 8,32,000 कैपिटल गेन में से मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 5 लाख। तो घर बेच करके अगर हम घर खरीद रहे हैं, यही ना होता है? घर बेच कर क्या खरीदते हैं? घर। कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? 54। बस 54। ठीक, तो यानी कि मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसफर के एक साल पहले क्या कर रहा हूं? परचेज कर सकता हूं, या 2 साल के अंदर में परचेज कर सकता हूं, या 3 साल के अंदर में। मैं इसको 10 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि एकदम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी हम बार बार रिपीट करें ताकि एकदम तुम लोग बैठ जाओ तुम्हारे दिमाग में। ठीक, तो यहां पे 2 साल के अंदर में वो परचेज कर रहा है या 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्ट कर रहा है? जल्दी बताओ, ये 2 साल के अंदर में परचेज कर ले रहा है ना? क्वेश्चन में वो 2020 में ही कर ले रहा है। इसका मतलब कि 2 साल के अंदर में परचेज कर रहा है, इसका मतलब कि इसको ये 5 लाख की छूट मिल जाएगी। तो लेस कर देंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितना माफ कर देंगे? 5 लाख। इसका मतलब कि टैक्सेबल कितना होगा? 3,32,000। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी योर आंसर इफ द न्यू हाउस परचेज इज कितना है? 10 लाख।
यही सेम काम होगा। और अब कह रहा है कि अब जो आपने नया घर खरीदा है साहब, वो कितने का खरीदा है? 10 लाख का। क्या निकल जाएगा? कोई दिक्कत? तो उस केस में सब कुछ यहां तक की प्रक्रिया तो क्या होगी? सेम यहां तक की। उसके अलावा यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 लाख की जगह 10 लाख का 2% निकाल ही देते हैं हम लोग, क्यों नहीं निकाल ही देते हैं। तो 10 लाख का 2% जब निकालेंगे तो 10 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 20,000। ये माइनस होगा, बोलो। और उसके बाद लेस करेंगे एग्जाम्पशन 54 में कितना? पूरा का पूरा 10 लाख। तो हम देखेंगे कि मेरे पास कैपिटल गेन ऑलरेडी बहुत कम आ रहा है। ठीक, जो भी आएगा देख लेंगे। मान लो 5,78,000 माइनस के थे 14 लाख लिख ही देते हैं। 14,20,000 ये और 5,78,000 ये तो कॉमन रहेगा। ठीक, अब इसको जरा माइनस करके देख ही लो। तो 14,20,000 माइनस 598, 8,22,000 आया। ठीक, हमारे पास आ रहा है 8,22,000, लेकिन हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 10 लाख। इसका मतलब कि इसमें से हम पूरा 8,22,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और बाकी जो हमारे पास कुछ भी टैक्सेबल। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आ तो नहीं रहा होगा हमको पता है, लेकिन आना चाहिए। ठीक, या तुम लोग के मन में कुछ डाउट हो रहा है कि सर पूरा माफ होगा ना? पूरा तो माफ हो गया, 10 लाख माफ होना चाहिए था। माफ सिर्फ कितना हो रहा है? 8,22,000। इसका मतलब कि 1,78 कुछ बचा, उसका क्या होगा? तो जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ना है हम लोग को। तो उसमें क्या होता है कि इसको आप आने वाले सालों में भी क्या कर सकते हैं, अगर कुछ है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कैपिटल गेन स्कीम में डाल देंगे, या फिर क्या कर देंगे? कैपिटल गेन स्कीम में डाल देंगे। कैपिटल गेन स्कीम में फिर अगर हमको कोई खरीदना उतना हुआ तो उसी में से हम पैसा यूटिलाइज कर लेंगे। कहानी खत्म, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी और क्वेश्चन पे। लिखो फटाक से। बनाने 54 इसी पूछ रहे थे कि अब देखो, मिस्टर ए प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। यानी कि उन्होंने घर बेच दिया है, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक, अच्छा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हाउस परचेज उन्होंने किया है 1 और 2 में 4,50,000 का, और सोल्ड किया है नवंबर 2019 में कितने का? 42 लाख का। उन्होंने परचेज किया है दूसरा रेसिडेंशियल हाउस कब? सितंबर 2019 में 16 लाख का। और उन्होंने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड ऑफ NHAI ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 54 EC। देखो लिख भी दिया 54 EC। 54 EC एक बार हम क्विक रिवीजन पहले कर लेते हैं, क्योंकि अब हम यही करेंगे, एकदम तुम लोग के दिमाग में बैठा दे। 54 EC में ये था, आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो और आप कुछ नहीं खरीदना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है कि आप NHAI के बॉन्ड खरीद लो या फिर आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड के बॉन्ड खरीद लो 6 महीने के अंदर में, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 लाख। अब याद आ गया? ठीक, तो अब इनका जरा फोटो बना लेते हैं। फोटो जरा देखो क्या कर रहा है। कब इन्होंने घर खरीदा है? 2001 2002 में। 2001-2 कितने का खरीदा है? 4,50,000 का। बेच कब रहा है? नवंबर 2019 19 में बेच रहे कितने का? 42 लाख 42 लाख का। 4,50,000 का जो घर खरीदे थे 2001-2002 में, उसको बेच रहे कितने का? 42 लाख का। कब? नवंबर 19 में। पहले तुमको ये बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा इसका? प्रीवियस ईयर बताओ। 18-19 प्रीवियस ईयर होगा, 19-20 होगा इसका प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20-21। ठीक ठीक, गुड। 42 लाख हमारा हमने नवंबर 19 में बेचा, यानी कि प्रीवियस ईयर हमारा है 19-20 और असेसमेंट ईयर है हमारा 20-21।
ये हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि उन्होंने नया घर खरीदा है। कब खरीदा है? सितंबर 2019, तो इसके पहले ही आ जाएगा। तो सितंबर 2019 में उन्होंने घर खरीद लिया है 16 लाख का। इतना देखते तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो चलना शुरू हो जाना चाहिए। क्या? 1 महीने पहले वाला, 1 साल पहले वाला। ठीक, करेक्ट। यानी कि जिस दिन ट्रांसफर किया गया, साल जिस दिन ट्रांसफर किया गया है उसके या तो 1 साल पहले खरीद लो, या 2 साल के अंदर में खरीद लो, या 3 साल के अंदर में बनवा लो। तो जरा ये बताओ, क्या ये 1 साल के अंदर में खरीद ले रहे हैं? हाँ सर। बिल्कुल खरीद ले रहे हैं। अभी 1 साल कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब पीछे का। इसका मतलब कि इसका इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किस सेक्शन में मिलेगा सर? सेक्शन होगा 54। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इनका इतने से मन नहीं भरा, इन्होंने बॉन्ड में भी पैसा लगा दिया। कोई सीए होगा, उनको एडवाइस दे दिया होगा कि तो और छूट चाहिए। उसने बोला हाँ और छूट दो। तो उसने बोला है कि एक काम करो, तुम NHAI के बॉन्ड खरीद लो। जरा बताओ कब खरीदे NHAI के बॉन्ड? जनवरी 2020। अब जरा ये बताओ कितने महीने के अंदर में खरीद लेना चाहिए बॉन्ड? 6 महीने। जरा बताओ नवंबर 19 से 6 महीना कब होगा? मेरे ख्याल से मई 20 होगा, मई 20 जाएगा। मई 20 से पहले जैन 20 आ रहा है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब कि 6 महीने के अंदर में ये खरीद भी ले रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं? 10 लाख। तो NHAI का बॉन्ड खरीदे इन्होंने 10 लाख। जल्दी से बताओ क्या इसका भी इनको छूट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किस सेक्शन में? बस खत्म, क्वेश्चन ही हो गया। अब तो बस हमको थोड़ा बहुत करना है। ठीक, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सेल कंसीडरेशन। जरा बताओ सेल कंसीडरेशन कितना दिया है? 42 लाख। और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या? ICOA। ICOA के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4.5 लाख। 4,50,000 इंटू 289 डिवाइड बाई 100। तो पहले तो हमने ICOA निकाल दिया इसका, तो 4500 इंटू 289 13,500,000। 13,500,000। ठीक, इसको माइनस कर दो किसमें से? 42 लाख में से। 28,99,500। 28,99,500 ये आएगा। ये हमारा क्या आ गया? कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कर दो। ठीक, अब इसमें से हम माइनस करेंगे एग्जेम्पशन। जरा बताओ इनको एग्जेम्पशन कौन कौन सा मिलेगा? सर इनको एग्जेम्पशन मिलेगा 2 तरह का। एक तो इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा साहब, अब आपके ऊपर है, किसी को भी ऊपर रख सकते हो, तो हम पहले 54 रख लेंगे। ठीक, तो लेस कर देंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। और 54 में इनको कितने की छूट मिल जाएगी? सर 16 लाख की। तो 16 लाख की ये छूट मिल जाएगी। और इसके साथ में एक और इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54EC में। कितने का? 10 लाख का। यानी कि इनका 26 लाख माइनस हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसके आगे लिख सकते हो टैक्सेबल। ठीक, 2,99,500। यानी कि सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हम लोग को प्रोविजन ही नहीं समझ में आ रहा है। बस अगर हम लोग प्रोविजन समझ ले, और प्रोविजन अगर हम रट भी ले या समझ के रट ले, समझ ले अच्छे से, तो हमारा ये क्वेश्चन करने में कोई दम नहीं है। ठीक, और पता नहीं क्या आप लोगों को दुविधा हो रही है छोटा सा प्रोविजन पढ़ने में। देखो, मिस्टर ए सेल्स ज्वेलरी ऑन जून 15, 2019 फॉर 10,10,000, 10,10,000। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी कितना है टू मिस्टर ए ऑन May 25, 2002 वॉज 94,000। कौन सा 24। And brokerage paid on the sale of it is rupees 10,000. On December 15, 2018, he purchased a residential house for rupees
On June 15, 2019, he does not own any residential house. The cost inflation index for 2002-2003 was 105 and 2019-20 was 289. Find out the capital gain chargeable to tax for the assessment year 2021. Assuming that Mr. A sells the new residential house before December 15, 2022, what will be the taxable capital gain and for which year? अच्छा, दूसरा भी कुछ केस बोला, अभी छोड़ देते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक, और फोटो भी बनाते चलते हैं। 15 जून 2019 को, 15 जून 2019 को, फिर बताओ पहले इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। 15 जून 2019 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 19-20, ठीक, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20-21, ठीक। कितने का बेच रहा है? ये बेच रहा है 10,10,000 का, ठीक, और कह रहा है कि इन्होंने इसको खरीदा था 94,500 का, कब? मई 25, 2002 में। तो 2002 में उन्होंने इसको कितने खरीदा था? 94,500 का परचेज किया था, ठीक। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है। बस वो तो बहुत पहले परचेज किया था तब ना, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? और फिर कह रहा है कि ऑन दिसंबर 15, 2019 ही परचेज रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹5 लाख, यानी कि एग्जम्पशन की बात कर रहा है। तो पहले तो काम अच्छा कर ही देते हैं। कब नया घर खरीद रहा है? न्यू 15 दिसंबर 2019। फिर तुम लोग क्या देखोगे कि सेल जब ये ट्रांसफर जो हुआ है, उस ट्रांसफर के कितने साल के अंदर में ये खरीद ले रहा है। तो भाई 1 साल पहले और 2 साल के अंदर में नया घर खरीद लोगे तो तुमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जरा बताओ 2 साल के अंदर में खरीद ले रहा है कि नहीं? बोलो। बेच रहा है 15 जून 2019 को और खरीद रहा है 15 दिसंबर 2019 को, इसका मतलब कि 2 साल के अंदर में परचेज कर ले रहा है। और अगर 2 साल के अंदर में परचेज करेगा तो इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक। यहां तक कोई समस्या? कितने का नया घर खरीद रहा है? 5 लाख का। अब मुद्दे की बात जरा सुनो, वो खरीदा क्या था? ज्वेलरी, ठीक, और बेच क्या रहा है? बोलो। ज्वेलरी ना बेचेगा जब खरीदेगा ज्वेलरी। मतलब हाँ वैसे ही पूछ रहे तुम लोग। भाई ज्वेलरी खरीदेगा तो ज्वेलरी ना बेचेगा और क्या करेगा, ठीक। ज्वेलरी बेचा, अब ज्वेलरी बेचने के बाद क्या खरीद रहा है? घर खरीद रहा है। अब सही है, ठीक। तो अगर ज्वेलरी बेचता है और घर खरीदता है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? 54F, ठीक। कब लगता है? 54F में बोला गया था आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, किसको छोड़ करके? रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके, और आप खरीदते क्या है? रेसिडेंशियल हाउस। तो कोई भी असेट बेचते हो घर को छोड़ करके और खरीदते हो घर, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? 54F। तो 54F अप्लाई हो गया। इसी में हम एक बात, हाँ पूछना है, ठीक, चलो। और इसी में हम एक और चीज और ऐड कर देते हैं कि यहां पे आपका जो एग्जेम्पशन होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। किस बेसिस पे? आओ अब जरा देखते हैं, समझते हैं बात को, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से नीचे में भी कुछ लाइन बोला है कि अच्छा ये घर खरीदा है कितने का? अच्छा हो गया। Assuming that Mr. A sells the new residential house before 15 दिसंबर 2022, यानी कि जो नया घर खरीदे हैं, ठीक, तो वो नेक्स्ट केस बोला है, तो अभी हम नेक्स्ट केस छोड़ देते हैं, ठीक। पहले केस पे निकालते हैं। चलो पहले केस पे निकालते, उसके बाद देखते हैं। यहां तो कोई समस्या है? ए और बी केस क्या होता है हम देखेंगे, ठीक। आप पहले इनकी वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ सेल कंसीडरेशन कितना है? सेल कंसीडरेशन है
10 लाख 10,000। ठीक, ठीक। और इन्होंने 10,000 का ब्रोकरेज पे किया है ना, तो माइनस कर देंगे ब्रोकरेज कितने का, 10,000। यानी कि ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से माइनस कर देंगे ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने का उन्होंने खरीदा था, 94,500 का खरीदा था साहब, और बेचा है हमने कब, 19-20 में। और 19-20 यानी कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में उसका CII कितना था, 289। और कह रहा है 2002 और 2001 में कितना था, नहीं 1 और 2 की 2-3 कब का है ये, कब बेचा जरा बता दो, कल ही खरीदा था। ये खरीदा है 25 मई 2002 को, इसका मतलब कि ये 2-3 होगा, क्योंकि 2 में काटा है ना, तो उसके आगे वाले लेंगे ना। 2-3 होगा। और 2-3 में जो हमारा CII था वो कितना था, 105 था, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर देंगे 105। ठीक, ये किसका लिए हमने लिया इसको 2 और 3 का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये आ जाएगा आपका 94,500 इंटू 289 डिवाइड बाई 105, 2,60,100, 2,60,100। इसको माइनस करने पे आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आ जाएगा आपका माइनस 10 लाख 900। वेरी गुड, 7,39,000 ये हो गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे एग्जाम्पशन, और एग्जाम्पशन उसको किसके अंडर सेक्शन मिलेगा, 54F में। तो यहां पे लिख देंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F। ठीक, कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख का। 5 लाख का किया। तो जरा बताओ 5 लाख का किया तो कितना माइनस करना चाहिए, 5 लाख करना चाहिए था हमको नॉर्मली। और 5 लाख अगर करते तो कितना आता सर, इसमें आता 2,39,900 आता। अगर ये 54F नहीं होता तो इतनी कहानी समझ में आ रही है। 54 में आप माइनस कर सकते हो, 54B में माइनस कर सकते हो, 54D में माइनस कर सकते हो, EC में माइनस कर सकते हो, EE में माइनस कर सकते हो, G में माइनस कर सकते हो, GG में माइनस, सब में कर सकते हो। किसमें नहीं कर सकते हो, 54F में, क्योंकि 54F आपको कहता है कि किस बेसिस पे होगा। अब सर ये प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या है, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था कैपिटल गेन, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, ये लिखवाए थे। ठीक, तो इसका मतलब कि इस फॉर्मूले से हमको निकालना पड़ेगा इसका अमाउंट। तो इसका अमाउंट बताओ, कैपिटल गेन कितने का हुआ है तुम्हें, सर हमको कैपिटल गेन हुआ है 7,39,900 का। कितने पे हुआ है, सेल कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख है, यानी कि यहां पे कितना लिख देंगे, 10 लाख। और इसको मल्टीप्लाई करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मैंने, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो 7,39,000 का आधा, 3,69,950। तो यहां पे लिख देंगे 3,69,950, इतना माफ हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 3,69,900। ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल LTCG। यहां तक कोई समस्या है, जहां दिक्कत हो पूछो, कोई समस्या है तो पूछ लो, आराम से सोच के विचार के। कहीं कोई समस्या बोलो। प्रोपोर्शनेट बेसिस कब लगाएंगे, जब वो 54F होगा। और 54F क्या होता है, 54F का मतलब होता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था और आप बेच के क्या खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको छोड़ के, घर को छोड़ के। क्योंकि अगर घर को ले करके और बेच करके घर खरीदोगे तो उसके लिए सेक्शन अप्लाई होता है 54, बस 54। ठीक, कहानी खत्म।
और 54F जब जब रहेगा तब तब हम प्रपोर्शनेट बेसिस लगाएंगे। ठीक, काम खत्म। अब हम इसका दूसरा केस देखेंगे, इसको लिखना है लिख लो, फिर दूसरे केस पे आए। ठीक है, इसको लिख लो। तो दूसरा केस और तीसरा केस देखते हैं। नेक्स्ट देखो केस नंबर 2, केस बी। केस बी देखो सेम है, बस इसमें कहानी ये कह रहा है कि क्या हो अगर ये 15 दिसंबर 2022 में के पहले घर बेच दे। 15 दिसंबर 2022 के 21 में, सॉरी 15 दिसंबर 2021 के पहले घर क्या कर दे, बेच दे। जरा ये बताओ हमको, 15 दिसंबर 2021 का मतलब यहां कहीं बोलो, इसके पहले बेच दे। जरा बताओ क्या ये 2 साल के अंदर घर बेच रहा है? 22 ना, वही तो हम कह। ठीक, क्या ये 3 साल के अंदर घर बेच रहा है? बोलो पहले ही बेचते हैं। क्या 3 साल के अंदर बेच दे रहा है? जब 3 साल के अंदर बेचता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसे जो आप नया खरीद रहे हो उसको कम से कम अपने पास कितने साल रखो? 3 साल। अगर 3 साल के अंदर बेच दोगे तो जो पहले कैपिटल गेन माफ हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। यही पढ़े थे हम लोग। और उस वाले पे लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जरा ये बताओ कितने का बेच रहा है वो, सेल कंसिडरेशन बताओ। ये हम बात कर रहे हैं कब की? 2021-22 की। 5 लाख की ना? कितने का बेच रहा है? 5 लाख का। अच्छा नहीं बोला, ओके। मान लेते हैं हम लोग तेज बच्चे हैं, मान लेते हैं कि ये घर बेच रहा है 10 लाख का। मान लेते हैं घर कितने का बेच रहा है? अब समझो बात को। तो उसने नया प्रॉपर्टी कितने का खरीदा था? 5 लाख का। तो यानी कि सेल कंसिडरेशन हम मान लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो कितना मान ले? 10 लाख। ऐसा नहीं सर कि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, तो हमने बोला 8 लाख। हमने नया वाला एसेट कितने का बेचा है और हमने इसको खरीदा कितने का था? 5 लाख का। क्योंकि अगर आप 3 साल के अंदर बेचते हो तो इसका इंडेक्सेशन नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अगर 3 साल के अंदर आपने घर खरीद करके बेच दिया नया वाला, तो उस केस में आपका इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि एज इट इज रहेगा 5 का 5 लाख और ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। और इसको जो गेन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये तो टैक्सेबल होगा, ये तो टैक्सेबल होगा ही। इसके साथ में जो पहले हमने माफ किया था कितना? 3,69,000, ये भी क्यों हो जाएगा? टैक्सेबल। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 3,69,950 विच वॉज अर्लियर एग्जेम्प्टेड। कहानी खत्म। ये भी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था इसमें बहुत अच्छे से। ठीक, कि जब आप नया घर खरीदो तो कम से कम उसको कितने साल अपने पास रखो? 3 साल तक। अगर आप 3 साल तक उसको अपने पास नहीं रखते हो तो जो पहले कैपिटल गेन मैंने माफ किया था वो वापस से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन याद रखना टैक्सेबल किस साल होगा? जिस साल आप बेच रहे होगे उस साल। उसी साल मतलब उस साल। ठीक, छाप लो। एक और है केस। क्या है दूसरा? क्या बोल रहा है? Assuming that Mr. A purchased any other residential house property before June 2015-2020 or construct any other residential house property कितना? What will be the taxable capital gain and for which year? अब कह रहा है कि उसके बाद उन्होंने फिर क्या खरीद लिया? न्यू घर खरीद लिया। तो उस केस में ऐसा कुछ भी हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब जरा नीचे की लाइन पढ़ लो। If Mr. A purchases any other residential house before June 15, 2020 or construct any other residential house property June, then 3,74,000 exemption under section 54 will be deemed to be long-term capital gain for the year in which another house is purchased or constructed. कहानी सेम टू सेम। क्लियर हो गया? ठीक, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।